प्रदेश का स्पेशल में उत्तर प्रदेश इतिहास के जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन में आया हुआ है, ये यूथ कंपटीशन का बुक है। इसमें हम लोग लगभग में 150 प्लस एमसीक्यू को करेंगे। जो प्योर इतिहास का सिर्फ हम लोग एमसीक्यू नहीं करेंगे, उसका पूरा डिटेल के साथ करेंगे। जो पूरा आपको इतिहास का 150 एमसीक्यू को ये कंप्लीट कर दे, और जो जितना भी अभी तक इतिहास में पीवाईक्यू के रूप में उत्तर प्रदेश स्पेशल का इतिहास जितना भी पूछा है, वो सारा आज क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्पेशल उत्तर प्रदेश का इतिहास का पीवाईक्यू है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला क्वेश्चन, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने का बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। इस ऐतिहासिक घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि पर किस विषय पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? तो 1765 में हुआ था। ये एजीटीए में क्वेश्चन भी आया था। अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य तथा दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। द्वितीय संधि के अंतर्गत नई कंपनी को हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए दिया गया और अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई तथा अवध के शेष क्षेत्रों को नवाब को इलाहाबाद में वापस ले लिया गया। अन्य क्षेत्रों को नवाब को इलाहाबाद में वापस लाया गया। अगला क्वेश्चन आता है, उन्नाव जिले का पूरा नाम क्या था? उन्नाव जिले का पूर्व का नाम क्या था? उन्नाव जिले को पहले क्या कहते थे? सवाई गादो। क्या कहते थे उन्नाव जिले को पहले? सवाई गादो। उन्नाव जिले का पूर्व नाम सवाई गादो था। लगभग 1200 साल पहले यह शहर घने जंगलों से घिरा हुआ था। चौहान राजपूत गादो सिंह ने संभवतः 12वीं शताब्दी से तीसरे चतुर्थांश में जंगलों को साफ करके सवाई गोदी नामक शहर बसाया, जो आज उन्नाव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान उन्नाव जिले का क्षेत्रफल 4558 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में कुल 6 तहसीलें 16 विकास खंडों को विभाजित किया गया है। नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य इसी जिले में स्थित है। उन्नाव जिले का पहले नाम क्या था? सवाई गादो। क्या था? सवाई गादो। अगला क्वेश्चन आता है आपका, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था? बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था सफदर जंग ने। किसने कराया था बड़ा इमामबाड़ा का कॉम्प्लेक्स का निर्माण? सफदर जंग ने कराया था। सफदर जंग ने कराया था। लखनऊ के नवाब सफदर जंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया, जबकि बड़ा इमामबाड़ा जिसे आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब सरफाउद्दौला ने कराया था। इमामबाड़ा के भव्य भवन लखनऊ में सबसे भव्य इमारतों में से एक है। यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। लखनऊ के नवाब सफदर जंग ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था। यह भी एजीटीए में क्वेश्चन पूछा था, बड़ा इमामबाड़ा। ठीक है, चलिए। जबकि इमामबाड़ा जिले के आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग की शुरुआत की और उन्होंने 1898 में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को जानते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, कवित्री और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता थी। वह भारत की किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने यह उपाधि कविता में उनके योगदान और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के कारण मिली थी।
अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर को स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? तो अकबर को जाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो अकबर को दिया जाता है। अकबर ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में की थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले की एक नगरपालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 में मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। 1571 से 85 तक में। विश्व प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर के थे? अमीर खुसरो किस शहर का था? तो वो पटियाली का था। पटियाली का था। अमीर खुसरो किस शहर के थे? तो पटियाली के थे। विश्व प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के कौन सा? एटा जिले के पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में 1253 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों का साथ काम किया। अमीर खुसरो सूफी विशेषज्ञों के रूप में निजामुद्दीन औलिया के काफ़ी नज़दीक थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के काफ़ी नज़दीक थे। उन्होंने अपने काव्य और संगीत के माध्यम से भारत में सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया था। 9वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी गई। तो इलाहाबाद। आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? तो इलाहाबाद। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई और उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में बटे उत्तर भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर को अधीन कर दिया गया। 1920 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई और सन 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई और प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। फिर आता है उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थे। तो वो कौन है? तो वो है आपका बख्तर खान। कौन है? बख्तर खान। 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल बख्तर खान ने भारतीय स्वतंत्रता बलों के दिल्ली राज्य क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 1757 में बिजनौर जिले में हुआ। इनकी मां अवध की राजकुमारी थी और इनकी मृत्यु 1859 में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन, अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन क्या क्या कथनों पर जो अवध किसान सभा के संबंध में हमको विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। तो केवल चौथा क्या है? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने मुद्दों का समर्थन किया था। आइए डिटेल में समझते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में अवध किसान सभा में दिए गए कुल 4 कथन सत्य है। पहला कौन कथन था? चारों कथन सत्य है। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है? जो बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकदार की दमनकारी प्रथाओं का जवाब में बनाई गई थी। इस सभा में नजराना और बेगार प्रथा का उन्मूलन का विरोध किया। इसमें क्या क्या? नजराना और बेगार प्रथा के उन्मूलन पर विरोध किया। इस किसान सभा ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें मुद्दों के समर्थन दिया था। क्या है? इस किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी। किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बाबा रामचंद्र ने की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्र और उनके संबंधित नेताओं का मिलान कीजिए। 1857 में कौन सा केंद्र था और कौन से नेता थे? देखिए, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, मेरठ से कदम सिंह थे, मथुरा से देवी सिंह थी। एका आंदोलन 1921-22 के बारे में लिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कि सही कौन कौन सा कथन है। तो सही एका आंदोलन के बारे में सही कौन कौन कथन है, तो चलिए देखते हैं। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच की पीसी आदिवासी किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पीसी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। यह बात सही है।
इस आंदोलन का प्रारंभ में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह भी सही बात है। इस आंदोलन में सबसे पहले लखनऊ में शुरू किया गया और इसके बाद बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैला था। यह आंदोलन पहले लखनऊ में शुरू हुआ, बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर में भी फैल गया था। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के किसानों का एक शोषण विरोध आंदोलन था। इसका नेतृत्व मद्रासी पारसी ने किया था। यह आंदोलन उच्च लगान दरों, किसानों के उत्पीड़न और शोषण, नजराना लेना जैसे अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका विस्तार लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत था। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताएं जो उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने आखिरी कलाम में पद्मावत की रचना की थी। आखिरी कलम में पद्मावत की रचना की थी वह आपका मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। जायस सूफी प्रेम गर्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने पद्मावत की रचना प्रेम व्याख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। कैसा ये प्रबंध काव्य है? जैसे कि प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। किसमें पूछा था ये? मंडी सचिव में पूछा था ये क्वेश्चन। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955-56 के रूप में कार्य किया था? वह किसके रूप में कार्य किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। किसका? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काम किया था। मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव 1955-56 के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1977 में से 88 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। कहाँ तक? 77 से 88 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और 1965 में कांग्रेस में शामिल हुए और 67 में कांग्रेस के संसदीय दल का महासचिव चुने गए। वह लोकतंत्री मूल्य और सामाजिक बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता की राजनीति को चुने थे। अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर के निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया तथा निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन कौन सा गांव है। तो आपको बताया कानपुर के गठन, क्या लिखा है? कानपुर के गठन अवध के शासन के अंतिम चरणों के कई गाँव को मिलाकर किया गया था। इन गाँवों में सिमाऊ, कुशवाहा, पटकौरा और जूही गांव शामिल थे। कौन कौन था? सिमाऊ शामिल था कानपुर के निर्माण में, कुसराव शामिल था, पटकापूरा शामिल था और जूही गांव शामिल थे, जबकि बिठूर इसमें शामिल नहीं था। इन शहरों की स्थापना चेदिरी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी और कानपुर का मूल नाम कान्हापुर था। फिर आता है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों के द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो मराठाओं का नियंत्रण था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठाओं का सत्ता का पर नियंत्रण था। अंग्रेजों ने 1803 में मराठाओं को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन के आसपास में समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। फिर आता है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों और सूची का मिलान करना है कि कौन कहाँ से था। आइए देखते हैं। नाना साहेब कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारू भगत ने रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थी। कारू भगत कौन थी? रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थी। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के अग्रणी व्यक्ति थे। खान बहादुर खान बरेली में सरकार बनाई थी। फिर आता 1857 के और विद्रोह होने की तारीख में शुरू होने का कौन कौन तारीख था? बैरकपुर से 29 मार्च 1857 को, मेरठ से 10 मई 1857 को, झांसी से 8 जून 1857 को, लखनऊ से 4 जून 1857 को। बैरकपुर से कब शुरू हुआ? 29 मार्च को, मेरठ में 10 मई को, झांसी में 8 जून को, लखनऊ में 4 जून को शुरू हुआ। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश के क्रांति के नेता कौन थे? 1857 में बरेली से
बरेली से उत्तर प्रदेश के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे। 1857 में बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। उनके द्वारा 31 में 1857 को बरेली में आज़ादी की घोषणा कर दी गई। बरेली पर पुनः करने के पश्चात अंग्रेजों ने 24 फरवरी 1860 को मौत की सजा दे दी थी। 1857 के प्रमुख नेता आइए एक बार देखते हैं। नाना साहब कानपुर से थे। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब कानपुर से थे। हजरत महल लखनऊ से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। कुंवर सिंह बिहार से थे। भगत सिंह झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? तो हड़प की नीति के तहत बनाया गया। भारत के झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत बनाया गया था। इस नीति के अनुसार किसी भी भारतीय राज्य को का रियासत का दर्जा उस समय समाप्त माना लिया जाता है जब उसका कोई वैश्विक उत्तराधिकारी नहीं होता था। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1806 के दौरान अलीगढ़ किले पर सितंबर 1803 में अलीगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। अलीगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? सितंबर 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। आंग्ला मराठा युद्ध देखा जाए तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 75 से 82 में वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 1806 में लॉर्ड वेलिजेली के समय हुआ और तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया था? तो जहां अकबर ने। 1583 में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने कर दिया था? तो अकबर ने कर दिया था। 1583 में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद कर दिया। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम परिवर्तित कर पुनः प्रयागराज कर दिया। अकबर ने कब किया था? 1583 को किया था। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखें। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए किया था? किसके लिए किया था? विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए किया था। 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफत में स्वराज पार्टी का गठन किया। कब किया था? 1923 में इलाहाबाद में, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष CR दास, सचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। इसका उद्देश्य कांग्रेस की विधानसभाओं में पहुंचकर उनका नाश करना, क्योंकि वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की अनुमति परिवर्तन विरोध को नहीं दी थी। सितंबर 1923 में दिल्ली में आयोजित होने वाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल कुमार आज़ाद स्वराजियों ने चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी। फिर आता है 25 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो वो हुआ था बनारस में। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ की गई थी? तो वो बनारस में हुआ था, हमारा बनारस। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ। कब हुआ? 9 जनवरी को। और उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम की स्थापना किया और भारत आने के बाद किसी आंदोलन में भाग न लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय की बुलावे पर वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए बनारस आते हैं, जहां 6 फरवरी 1916 को गांधी प्रसिद्ध भाषण देते हैं। उन्होंने बनारस की गंदगी पर निंदा करते हुए तथा उपस्थित राजा महाराजाओं की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन देखें। चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर में हुआ था। चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी और जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था।
गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऋषि पत्तनम अथवा सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था, जिसमें गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश में बौद्ध भिक्षुओं को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित अपना माँ के उपदेश क्या लिखा? माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित डैश में अपने माँ के उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्म और देवराज इंद्र के साथ अवतरित हुए थे। तो सकरिया में ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित सकरिया, जिसे फरुखाबाद में अपनी माँ के उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतरीण हुए थे, ऐसा माना जाता है। कोई साक्ष्य नहीं है, बाकी बौद्ध धर्म का ही है, बाकी ये कहानी है। वैदिक धर्म के विद्वान निम्नलिखित ऋषियों संतों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? याज्ञवल्क्य नहीं है। वैदिक काल के विद्वान ऋषि में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो याज्ञवल्क्य कौन कौन है? अत्रि है, भरद्वाज है और पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ हमारे बनारस के हैं। यह ऋषिवल्क्य के याज्ञवल्क्य कौन कौन है? याज्ञवल्क्य कहाँ के हैं? याज्ञवल्क्य गुजरात के हैं, भरद्वाज प्रयाग के हैं, अत्रि चित्रकूट के हैं, पार्श्वनाथ वाराणसी के हैं। याज्ञवल्क्य कहाँ के हैं? तो ये गुजरात के हैं, भरद्वाज प्रयाग के हैं, अत्रि चित्रकूट के हैं और पार्श्वनाथ बनारसी के हैं। 1857 में भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। 1857 में भारतीय विद्रोह किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ में प्रारंभ हुआ था। 1857 में विद्रोह मेरठ में प्रारंभ हुआ और 10 मई 1857 ईस्वी को रविवार के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जो 20वीं इन्फेंट्री से विद्रोह को आरंभ किया। इस टुकड़ी के विद्रोही सैनिकों ने अपने अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इसने पूर्व 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर बंगाल की 34वीं इन्फेंट्री में मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। फिर आता है पंचमहल किसने और किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी स्थापना मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई थी। यह फतेहपुर सीकरी किले में सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड का आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल पर खंभों पर विशेष मंजिलों का संपूर्ण भार है। फिर आता है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और उनका जन्म वाराणसी के भेलपुर में हुआ था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में अपना निर्वाण काल समीप जानकर श्री सामेद शिखर जी झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है चले गए और श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर अगला आता है संत कबीर किसके शिष्य थे? जो संत कबीर है वो किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। संत कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में गंगा नदी के क्षेत्र में वैष्णव संत थे। कबीर रामानंद के 12वें शिष्य में से एक थे। कबीर हिंदी साहित्य में भक्ति काल के निगुण शाखा के ज्ञानमर्गी शाखा के महान कवि थे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? तो अकबर में है। कहाँ पर है? अकबर में है। मरियम उज जमानी का मकबरा जोधाबाई का मकबरा जो मुगल सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी थी, मथुरा आगरा और मथुरा की सड़क के बाईं ओर सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है। अकबर जहांगीर की अपनी माँ मरियम उज जमानी की याद में बनवाया था। अकबर के मकबरे के पास उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार स्थित है। फिर है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की जीवनी किस घटना को भारतीय कला में परिया और हिरण द्वारा दर्शाया जाता है? तो पहला उपदेश को। गौतम बुद्ध की जीवनी की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाते हैं? तो पहला उपदेश को, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है, जिसे धर्मोपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उन्होंने अपना
पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण या सार्क सारनाथ वाराणसी में उत्तर प्रदेश में उपदेश दिया था। दीवाने आम निर्मित संगमरमर डैश से लाई गई है, तो ये लाया गया है मकराना से। दीवाने आम में निर्मित संगमरमर कहाँ से लाई गई थी, तो मकराना से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी, मकराना से। आगरा के किले में दीवाने आम का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। यह संगमरमर से निर्मित शाहजहां के काल की प्रथम इमारत थी। इसके लिए संगमरमर मरकाना से मंगाए गए थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था, दीवाने आम का निर्माण कराया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। उन्होंने वर्ष 1918 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा अपने अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, तो हजरत महल ने किया था। किसने किया था, हजरत महल ने किया था। वर्ष 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बजरिस कादिर का अवध का नवाब बनाया और मार्च 1858 में कालीन कैपेबल से ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, झांसी की रानी ने लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद का विद्रोह मौलवी लियाकत अली ने किया था। फिर आता उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो सहारनपुर में। देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो सहारनपुर में हुआ था। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ 1866 में सहारनपुर संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के दाउल उलम में हुआ था। इस आंदोलन को मोहम्मद कासिर नरोतवी के शहीद अहमद गोहिली द्वारा मुस्लिम समुदायों के धार्मिक नेताओं में प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समुदायों की नैतिक धार्मिक उत्थान करना था। फिर आता है भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA डैश में बनाया गया था, तो 1924 में बनाया गया था। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन करने के उद्देश्य से वर्ष 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक सदस्य थे। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ और जब वह आगरा में अवस्थित थे, तो कौन से ऐसे सुल्तान थे जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जब वे आगरा अवस्थित थे, तो वे कौन थे, तो सिकंदर लोदी। हाँ, आगरा शहर की स्थापना लोदी वंश के संस्थापक सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। मध्यम काल के राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग में स्थित होने के कारण आगरा की राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व था। इसके आदेश पे संस्कृति के एक अनुवाद आयुर्वेद ग्रंथ में फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया और सिकंदर लोदी ने गुरु रूखी उपनाम से कविताएं भी लिखी थी। सिकंदर लोदी ने गुरु रूखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी। महात्मा गांधी की किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, तो चौरा चौरी घटना के बाद। महात्मा गांधी की किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो चौरा चौरी घटना के बाद। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक के स्थान पर लोगों के द्वारा क्रांतिकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दिए जाने के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगन करने का निर्णय लिया था। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस महापरिनिर्वाण कहाँ पर ली थी, तो कुशीनगर में लिया था। गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया और पावा में अपने शिष्य चुंद्र को या शकूर महोदय भोजन सामग्री खाने के
अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। इसके बाद बुद्ध पावा में कुशीनगर आ गए और वहाँ 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला आता है काकोरी षड्यंत्र केस में कौन संबंधित है? तो कौन है? तो असफाउल्लाह खान है। काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? असफाउल्लाह खान है। असफाउल्लाह खान का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से है। अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 नंबर की डाउन मालगाड़ी को लूट लिया, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है, जिससे जुड़े 29 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लोहड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी, गोंडा में फांसी हो गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? कहाँ पर आपको बताना है कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? तो वो पाया गया है मथुरा में पाई गई है। राजा कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति प्रतिमा मथुरा में पाई गई है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78वीं ईस्वी में संघ संवत की शुरुआत की थी। ज्ञात हो कुषाण वंश की स्थापना कुजल कॉन्डिफिडिस ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कॉन्डिफिनस ने की थी। सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक इनमें से किसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? तो हेरूज ने कहा था। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति हेरूज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर रानी लक्ष्मीबाई को आकर्षक, चतुर और सुंदर थी और सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में झांसी के मराठा शासक गंगाधर राव से हुआ था। ज्ञात हो कि 18 जून 1858 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ग्वालियर में इनका निधन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन से नेता धर्म महामंडल 1902 के लिए जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जुड़े थे। भारत धर्म महामंडल 1902 में पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत करीब से जुड़े हुए थे। ध्यात हो कि भारत धर्म महामंडल 1887 में हरिद्वार में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा स्थापित एक प्रमुख हिंदू संगठन था। किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा 1887 में हरिद्वार में प्रमुख हिंदू संगठन था। उन्होंने 15 मई 1899 को दिल्ली में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू रूढ़िवाद और आर्य समाज और कृष्ण मिशन को बचाना था। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? विधायिका में प्रवेश करना और इसके अंदर सरकार की कमियों को उजागर करना था। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और इलाहाबाद में किया गया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव में हिस्सा लेना और विधान परिषद स्वदेशी सरकार के गठन की मांग को उठाना था। मांगों को न मांगने पर विधान परिषद में कार्यवाही में बाधा डालना। ध्यात हो कि वर्ष 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी शिथिल पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश में सिर गोवर्धनपुर किस भक्ति संतों का जन्म हुआ था? अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिर गोवर्धनपुर में किस भक्ति संत का जन्म हुआ था? तो वो जन्म हुआ था रविदास का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गोवर्धनपुर में किस भक्ति संत का? तो रविदास का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित सिर गोवर्धनपुर में भक्ति काल के प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म हुआ था। वे मूल रूप से जाना जाता है संत शिरोमणि की उपाधि। कौन? संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित संत रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी में रहस्यवादी कवि संत थे। वाराणसी का विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2022 को रैदियों के सिर गोवर्धन में एक भव्य पार्क बनाने का निर्माण किया है। अखिल भारतीय किसान सभा। कौन? अखिल भारतीय किसान सभा में प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन प्रथम बैठक 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय सत्र में किया गया था।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक सदानंद सरस्वती थे। सदानंद सरस्वती बिहार किसान सभा आंदोलन के प्रणेता, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। फिर आता उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड के नाम से क्या रखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के काकोरी कांड का नाम क्या रखा था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड का क्या नाम रखा, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड ऐतिहासिक घटना का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ज्ञात हो कि ब्रिटिश काल में 9 अगस्त 1925, कब 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती की थी। इस डकैती में सरकारी खजाने में बंदूक, बम, गोला बारूद को लूटा गया था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, असफाउल्ला खान और राम प्रसाद खन्नी और नमानाथ गुप्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, असफाउल्ला खान को फैजाबाद अयोध्या में और रोशन सिंह नैनी को प्रयागराज में तथा राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई थी। 4 सिरों वाला शेर किसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत कर रही है, तो सारनाथ में करी है। किसको करी है, सारनाथ में करी है। 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राज्य चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत की है, सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अशोक के सारनाथ में एक सिंह स्तंभ, प्रस्तुत स्तंभ बनाया गया है। यह मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे ही राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राज पुष्पमित्र शुंग द्वारा दिए गए दो अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है, तो कौन सा है, तो कौन सूचना देता है, फिर से एक बार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्पमित्र शुंग द्वारा दिए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है, तो कौन देता है ये, कि राजा अश्वमेध ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो इसकी सूचना हमें अयोध्या स्तंभ से मिलता है। किससे मिलता है, अयोध्या अभिलेख से मिलता है। किसका मिलता है, अयोध्या अभिलेख से मिलता है। आइए इसके डिटेल में पढ़ते हैं। पुष्पमित्र शुंग का वंश की स्थापना करता पुष्पमित्र शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में पुष्पमित्र को अनार्य कहा गया है, अनार्य कहा गया। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में पुष्पमित्र को अनार्य कहा है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, कौन सा, धनदेव का अयोध्या अभिलेख में राजा पुष्पमित्र शुंग को दिए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की सूचना मिलती है। अयोध्या अभिलेख का लिखा किसने है, तो धनदेव का है। ये राजा पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। 50 हो गया है, 150 क्वेश्चन के आसपास है। चलिए करते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जो इन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मोर्चे का नेतृत्व किया था। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी रविदास 1488 से 1573 एक आध्यात्मिक कवि, शास्त्रीय संगीतकार और मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 के समकालीन थे। इनका जन्म 1458 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वृंदावन के निकट राजाजी नामक गांव में हुआ था। ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जो निम्बाक मत का एक शाखा है। इन्होंने भक्त और अपने आप को श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी उपासना तथा सेवा की करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के लिए उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध के निर्वाण स्थल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध के निर्वाण स्थल के लिए प्रसिद्ध है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लुम्बिनी में 1563 ईसा पूर्व में साक्य कुल में हुआ था। फिर आता है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार के संगीतकार थे, तो अकबर के दरबार के संगीतकार थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। तानसेन की जन्म तिथि के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मतानुसार ग्वालियर में 28 मील दूर बेहट नामक छोटे से गांव में तानसेन का जन्म
1506 ईस्वी में हुआ था। अकबरनामा और आईन अकबरी के रचयिता अब्दुल फजल के अनुसार तानसेन की मृत्यु 26 अप्रैल 1579 को आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ था? तो किसका किसका जन्म हुआ था ये बताइए। जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, इंदिरा गांधी का हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह का हुआ था, पर राजीव गांधी का नहीं हुआ था। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे मुंबई में हुआ था। 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं और 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुबरबदई में एक दुखद बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म प्रयागराज में हुआ था। परमहंस योगानंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो गोरखपुर में है। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर के एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम मुकुंद लाल घोष था। उनकी प्रसिद्ध कृति एक योगी की आत्मकथा है। एक योगी की आत्मकथा है। मुगल शासक अकबर के ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? तो क्या क्या किया था उसने? जहांगीर महल बनाया था अकबर ने, अकबर किला बनाया, आगरा किला बनाया, पर राम बाग नहीं बनाया था। मुगल शासक क्यों बनाएगा वो राम बाग? मुगल शासक अकबर द्वारा राम बाग स्थापित नहीं किया गया था। भारत में राम बाग शैली के निर्माता बाबर है। राम बाग शैली के निर्माता बाबर है, जिसने आगरा में 1528 में राम बाग का निर्माण कराया था। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने कराया था। साथ ही आगरा किला, अकबर किला भी अकबर द्वारा बनाया गया था। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है। यह कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में है। मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है। यह आगरा में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में इनका निर्माण राजा जसवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ अमर सिंह को शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी की सती हुई थी। जहाँ पे अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी सती हुई थी। आगरा में मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई, जिसे पल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? तो शाहजहां के द्वारा। पल मस्जिद किसके रूप में भी जाना जाता है? शाहजहां के द्वारा भी। आगरा किले के भीतर मोती मस्जिद मुगल काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्टता का एक उदाहरण है। शाहजहां द्वारा बनाई गई यह मस्जिद को अक्सर मोती जैसी दिखने वाली इसकी बनावट के कारण मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आगरा किले में दीवाने खास परिसर में उत्तर में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपने दरबार के सदस्यों को नमाज अदा करने के लिए करवाया था। किसके लिए? नमाज अदा करने के लिए करवाया था। अगला आता है 2009 में उत्तर प्रदेश में डैश सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज के लिए इसे सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद किया कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिम भारत तक सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद किया कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप एक फैली हुई थी। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो आलमगीरपुर। 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति की खोज ने इस धारणा को ध्वस्त करने कारण किया कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। इस खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार संपूर्ण प्रायद्वीप पर था। वर्तमान उत्तर प्रदेश किस स्तूप पर भगवान बुद्ध की पहली बार 5 शिष्य मिले थे? तो धमेक स्तूप पर। कौन से स्तूप पर? धमेक स्तूप पर। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ स्थित धमेक स्तूप के स्थान पर सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को यह पहला उपदेश दिया। इस धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा प्रदान की जाती है। फिर आता है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अंग की राजधानी चंपा थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध ने सबसे महान चमत्कार किए थे। उनकी कई छवियों का निर्माण भी कराया गया, शामिल था इसमें। प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। बौद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में ही बिताया। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कई महान चमत्कार किए थे। फिर आता है, नीचे दी गई सूची को आपको मिलाना है। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का है। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहेब थे। बरेली से
खान बहादुर खान थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर कौशल जनपद की राजधानी थी? तो श्रावस्ती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर कौशल जनपद की राजधानी है? तो वो श्रावस्ती है। महाजनपद काल में कौशल महाजनपद के उत्तर कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत अयोध्या थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा प्रसूनजीत था। गौतम बुद्ध ने सार्वजनिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताया था। फिर आता है आपका 1909 में आगरा में प्रायोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। फतेहपुर सीकरी के पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था और फतह शहर शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी भाषा से लिया गया है। उत्तर प्रदेश आगरा में 30 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर के विजय पर नगर भी कहा जाता है। इस नगर का नाम का प्रमुख शब्द फतेह फारसी भाषा से उद्गृत हुआ है। फतेह कहाँ से हुआ है? फारसी भाषा से उद्गृत हुआ है, जिसका अर्थ विजय होता है। मुगल काल में बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। मुगल काल में निर्मित यहीं की प्रमुख इमारतें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इबादत खाना आदि थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के संदर्भ में कौन सा कथन सही आपको ये बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट क्या है? तुलसीदास जी का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यह बात बिल्कुल सही है, पर दूसरा गलत है। तुलसीदास का जन्म 1523 ईस्वी में बांदा जनपद के वर्तमान चित्रकूट जनपद में आता है कि राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुसली था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली और बेटे का नाम तारक था। तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के राम भक्त धारा के कवि थे। इन्होंने विष्णु के अवतार राम के गुणगान करते हुए रामचरितमानस की रचना की। ये मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। किसने किया था संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा ने किसानों को बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। 1857 में बरेली के क्रांति के नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। इसको बख्तर खान नाम से भी जाना जाता है। इसको अतिरिक्त नाना साहब ने कानपुर में बेगम हजरत महल और लखनऊ तथा कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर से बुलाई गई थी। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में सच्चिदानंद सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो 1888 में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल तथा वर्ष 1892 फिर 1923 में भी कांग्रेस के संपन्न इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय हो कि बनारस में 1905, लखनऊ में 1899, 1916 और 1936 में, कानपुर में 1925 में आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के संकादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है?
तो निम्बार्क है। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय का अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवी संप्रदाय देवर्षि संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय भारत का प्रमुख संप्रदाय गिना जाता है। इस संप्रदाय में प्राचीन मंदिर मथुरा धुर्वा टीले पर स्थित बताया गया है। इस संप्रदाय के सिद्धांत देवता द्वैतवाद कहलाता है। इसी को बांदा भेदभाव भी कहा जाता है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस का किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो वह ट्रेवेनियर ने कहा था। ट्रेवेनियर ने कहा था। फ्रांसीसी यात्री टेवेर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। ट्रेवेनियर को पूरा नाम जॉन बैटेरियन ट्रेवेनियर था। इन्होंने भारत के हीरो और हीरो के खानों के बारे में विस्तृत बताया है। फिर आता है चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी तट पर है। आइए देखते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी को राजा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी ने से पराजित हुआ। चंदावर के वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है हुल्लास। हुल्लास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में और मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित सैंधवकालीन स्थल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन आपको है? तो राजेंद्र लाहिड़ी है, असफुल्ला खान है और रोशन सिंह है। खुदीराम बोस इसमें नहीं, क्योंकि खुदीराम बोस तो मुजफ्फरपुर कांड से हैं। काकोरी ट्रेन कांड में खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को कब? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चौकी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष के आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद संबंधित थे। अब आइए 81 नंबर देखें। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद है? तो 8 जनपद हैं। कितने महाजनपद है? 8 है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा था। इन महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद शामिल हैं। आइए उन 8 महाजनपदों के बारे में विस्तृत जानकारी देखें। काशी वाराणसी में है, वाराणसी के आसपास में। वस्त कौशाम्बी में है, इलाहाबाद के पास। कौशल श्रावस्ती में है, फैजाबाद के पास। मल्ल कुशीनारा में है, देवरिया के पास। चेंदी शक्तिमती है, बुंदेलखंड के पास। कुरु इंद्रप्रस्थ है, मेरठ दिल्ली थानेश्वर के पास है। सूरसेन मथुरा है, मथुरा के आसपास है। और पंचाल अचित है, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद में है। आइए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। ये प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी है। आइए चलिए मिलाते हैं। कुरु कहाँ पड़ेगा? तो कुरु आपको इंद्रप्रस्थ में पड़ेगा। पंचाल आपको अचिंत पड़ेगा। कौशल आपको साकेत पड़ेगा। वस्त आपको कौशाम्बी पड़ेगा। क्या था? नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा। कौन सा बेगम? बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये फैजाबाद में है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? तो फैजाबाद में है। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम के प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। फिर आपको बताना है जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। जौनपुर में जो सरकी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह थे। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह थे। इस वंश की स्थापना मल्लिक सरवर द्वारा 1394 में किया गया था। उल्लेखनीय हो कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई, जिसका वास्तविक नाम जौना था। निम्नलिखित में से कौन 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो ML अंसारी है। ML अंसारी शामिल नहीं था। बाकी मोहम्मद अहमद, मुजफ्फर अहमद, नीलानी गुप्ता और शौकत उस्मानी हैं। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 को कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत के कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नालिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, DS डांगे शामिल थे। इन सभी का आरोप
लगाया गया और उन सभी में हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत में संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे और अहमद अंसारी कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडवी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडवी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडवी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यह खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन, टुकड़े तथा ईंट प्राप्त हुए हैं। 3 अलग अलग आकार के सामने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल में कोई टकसाल या गृह रहा होगा। शेरशाह सूरी के अंतिम अभियान निम्नलिखित में किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? शेरशाह का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? वो हुआ था आपका अंतिम अभियान कलिंग के विरुद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान 1545 ईस्वी में कलिंजर के विरुद्ध हुआ था। इस अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से उनकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन कौन है? हुल्लास है, आलमगीरपुर है और मांडी है, पर देसलपुर नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पाई पुरातत्व आलमगीरपुर मेरठ के स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जबकि बड़ा गांव और उल्लास सहारनपुर में है। मंडवी मुजफ्फरपुर में, जबकि देशपुर गुजरात के कच्छ में रन में स्थित सिंधु स्थल है। देशपुर कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ में है। कन्नौज के मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राज्यपाल थे। कन्नौज के मोहम्मद गजनवी के 1018 के आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल, उसका नाम ही है राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय में कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया था। इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित किए और उसकी हत्या कर दी। यशपाल अंतिम गुज्जर प्रतिहार शासक था। यशपाल कौन था? अंतिम गुज्जर प्रतिहार शासक था। फिर आता मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को। किसे कहते थे? जौनपुर को। मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसे सिराजे हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की और बीबी राजा बेगम और मदरसा जौनपुर का प्रसिद्ध शिक्षण स्थल था, जिसका निर्माण सरकी शासक मोहम्मद शाह की पत्नी बीबी राजा ने कराया था। निम्नलिखित में से किस प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 में हुआ था। वर्ष 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। सिराजुद्दौला ने के पश्चात अस्फाउद्दौला और फिर 1757 में इसका भाई सदाकत अली अवध का नवाब बना था। उल्लेखनीय हो कि सदाकत अली 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों को सौंप दिया गया, जिसके बदले उन्हें सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित होने वाले 1 और 2 को सम्मिलित करना है, तो मेरठ और क्या क्या। चलिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों का हमें सही क्रम में सम्मिलित करना है। मेरठ में 55वां सम्मेलन हुआ था। मेरठ में 1946 में JB कृपलानी के समय, कानपुर में 41वां हुआ था 1925 में, सरोजनी नायडू के समय लखनऊ में 32वां हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार के समय बनारस में 21वां हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले के समय। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1833 में। कब किया गया? 1833 में। सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ तक कि अलग गवर्नर को नियुक्त की गई। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा और यह गवर्नर जनरल का शासन था। आइए फिर से मध्यकालीन और उसके शहर का देखें कौन कौन है। मध्यकालीन उत्तर शहर और वर्तमान अवस्थिति कहाँ कहाँ है। जैसे पहले कोल या कोयल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा में है, महोदयश्री कन्नौज में है, जजाक भुक्ति बुंदेलखंड में है। कोल या कोयल कौन है? तो अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर कहाँ है? तो महोबा में है। महोदयश्री कहाँ है? तो कन्नौज में है। और जजाक भुक्ति कौन है? तो बुंदेलखंड में है। फिर आता है आपका
निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को जानते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780 से 81 के नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1758 ईस्वी में राजा चेत सिंह को 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा और चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने के पर वॉरेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस व्यवहार पर विरोध कर दिया और हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया और चेत सिंह के भतीजे महाद्वीप नारायण को राजा बना दिया और जिन्हें 40 लाख रुपए की वार्षिक कंपनी में देने का स्वीकार कर लिया था। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दिया गया था। 19 दिसंबर 1927 को पंडित रामदास बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी ट्रेन केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, असफाउल्लाह खान, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश को सरकार ने काकोरी कांड के नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक वृहद जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था मदारी पारसी ने। किसने किया था? मदारी पारसी ने किया था। अवध में एक आंदोलन हरदोई जिले और उत्तरी अवध के पश्चिमी जिले में 1921 के अंत में और 1922 के प्रारंभ में मदारी पारसी और सुहलादेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान के नकद के रूप में रूपांतरित करवाना था। एक आंदोलन में हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा के सौगंध दी गई थी और यह किसान निर्धारित लगान में से एक भी पैसे को अधिक लगान नहीं देने होंगे। फिर आता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में 1936 में हुआ था। अप्रैल 1925 में संयुक्त प्रांत किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष NG रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को बढ़ाने के लिए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो NG रंगा को चुना गया। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो उत्तर प्रदेश के संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, जिसमें कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? तो वो सम्मिलित है बुद्ध, राम और नवाब है। बुद्ध, राम और नवाब है, महाराज यहाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति के ऐतिहासिक पूर्व काल में देखा जाए तो यहाँ बुद्ध हुए, यहाँ राम हुए और यहाँ नवाब भी हुए। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य का विलय हुआ था 1856 में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 में 1856 में इलाके में शासनकाल में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और बाद में जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो वो 32वीं इन्फेंट्री के थे ना। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के थे। मंगल पांडे 1827 से 57 में बैरकपुर के सैनिक छावनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के पैदल सैनिक थे। 1446 में नंबर में सिपाही थे, वे 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू हुई थी?
तो उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते हैं, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल का तात्पर्य जागीर और गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था के प्रत्येक महल गांव के साथ संबंध स्थापित किया गया, कृषक के साथ नहीं। यह व्यवस्था ग्राम या महल पर आधारित भू व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी। कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। हॉल्ट मैकाजी इसके जन्मदाता थे। महापरिनिर्वाण का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कुशीनगर में है। 5वीं सदी के पूर्व में महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में रामाभर स्तूप, बिडरा मंदिर, बिडरा बौद्ध मंदिर और राम जानकी मंदिर प्रमुख है। फिर आता महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित किया गया है बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिठूर में किया गया है। बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर के 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा है। यह प्राचीन काल में ब्रह्मव्रत तीर्थ कहा जाता है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रही थी। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपीकी या जालौन ही व्यास में नरसिंह टोले थे। ऐसा मान्यता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास के आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहां प्रहलाद की रक्षा करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती के जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध इस स्थान पर कुछ समय तक रहे थे। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया, वह था आपका निरासमयन नेमी नारण्य थे। नेमी नारण्य ने 60,000 मनुस्मृतियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। नमानिशी सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं को यही वृतासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि ददाची ने स्थापना की थी। महर्षि ने इसके आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा था। यह 28,000 ऋषियों का तपस्थली रही थी। यहाँ 30,000 तीर्थस्थली थे। अब आता है प्रसिद्ध नमानिश्य तीर्थ जनपद किस एक में उपस्थित है? तो सीतापुर में है। आपको 1 और 2 को मिलाना है। प्रमुख सूची है, जैसे कि 84 गुंबद कहाँ है? तो जालौन में है। जामा मस्जिद कहाँ है? तो मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो कुशीनगर में है। कामदेरी गिरी पर्वत कहाँ है? तो चित्रकूट में है। 84 गुंबद कहाँ है? जालौन में। जामा मस्जिद मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। कामदेरी गिरी पर्वत चित्रकूट में है। अब आइए आपका स्थान और धर्म से देखा जाए तो कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? तो कौशाम्बी घोषिता राम मठ में। कौशाम्बी का स्थल कहाँ है? घोषिता राम मठ है। कुशीनगर रामाभर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में सेहत मेहत है। फिर एक निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित थे? तो पटियाली से थे। पटियाला नहीं, पटियाली। कहाँ से थे? पटियाली से थे। अमीर खुसरो वास्तविक नाम अब्दुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी बड़ी खड़ी बोली जिन पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तोते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो कालपी नगर कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुना वृहत ताप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज सहित 19 जिलों में बहती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवित नगर कौन है? तो वो आपको वाराणसी मिलेगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवित नगर वाराणसी है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। बनारस या काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म का सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आता है गुप्त काल में टेराकोटा पक्की ईंटों के बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध है, जो गुप्तकालीन वास्तुकला का सुंदर नमूनों का एक है। यहाँ ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित और ऊंचे सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत शिखरमयी तथा बाहर की दीवारों की ताकों में मृण्मयी मूर्तियां देखने पड़ती है।
वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था रानी अहल्याबाई के द्वारा। काशी यानी वाराणसी में भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर पे 3500 वर्ष का लिखित इतिहास है। बार बार हमले और पुनः निर्मित होने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। फिर आता है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बिठूल में है। कहाँ पर है? तो बिठूल में है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। वाल्मीकि आश्रम का वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। फरुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश ने कराया था। तो फरुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपरा द्वारा परिभाषित एक समृद्ध संस्कृति, जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति प्रथाओं का अनुष्ठानी लोक भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फरुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बख्श ने की थी। फरुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया। काशी की तरह यहाँ भी गली गली में शिवालय स्थापित है। काशी की तरह यहाँ पे पंचाल घाट, घाटिया घाट, ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। फिर आता है नरसिंहकुंड। सबसे ऊंची शैलकृत प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो दुधुई में पाई गई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव, कौन सा? दुधई गांव से नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलकृत प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा के मुख, शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप के वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्तेश्वर अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद हैं। फिर आता है कुशीनगर। बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ मरे थे। यहाँ मरे मैंने परिनिर्वाण प्राप्त हुए थे, महापरिनिर्वाण। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। कुशीनगर प्राचीन काल का कुशीनारा में बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पे बौद्ध मठ के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बनाया गया है जिसे रामभर स्तूप कहा जाता है। यह बौद्ध की अस्थियां रखी हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, कुशीनगर बौद्ध धर्म का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर रामभर स्तूप है। कौन सा है? रामभर स्तूप है। रामभर स्तूप है जहाँ पे उनकी अस्थियां हैं। फिर कहता है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसका निर्माण अस्फाउद्दौला ने वर्ष 1784 में कराया था। यह विशाल गुंबदा नुमा 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह इमामबाड़ा एक असरी मस्जिद भी है। यहाँ पे गैर मुसलमान लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मस्जिद के परिसर में आंगन में 2 ऊंची मीनारें भी है। घोषिताराम जहाँ बौद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वह स्थित है, कौशाम्बी में है। घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान है। घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। फिर आता है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। उन्हें माधुरी मर्यादा पत्रिका का संपादन किया तथा हंस और जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया था। भारतीय साहित्य जगत में उनके उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। इनकी प्रसिद्ध कृति गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, करबरा, प्रेम के बंदी, सेवा सदन, मानसरोवर कहानी संग्रह है। फिर आता है भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकरी टीला के पास खोद कर निकाले गए हैं, जो कि मथुरा में स्थित है। कंकरी टीला मथुरा में स्थित एक टीला है और इस टीले पर कंकरी देवी का मंदिर है, इसलिए इसका नाम कंकरी टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फुल्हर के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत
शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई है। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम लोग सूरसेन कहते थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे, जिसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य राजस्थान विराटनगर राजधानी थी। पंचाल, बरेली, बदायूं अछित था। अंग बिहार चंपा था। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था, तो बुंदेलखंड को कहते थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में बटा था और इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, जिनका नाम विवरण है। काशी वाराणसी में था। वस्त, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, पंचाल, अचिंथ था। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में, कहाँ पर? कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान एक वृत्त केंद्र की स्थापना किया था, तो कन्नौज में किया था। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान एक वृत्त केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्ष चरित्र तथा कादम्बरी की रचना की थी। हर्षवर्धन के 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। फिर आता है अशोक स्तंभ के संकीर्ण किए गए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। कहाँ के संग्रहालय में था? तो ये सारनाथ के संग्रहालय, सारनाथ में था। कहाँ था? सारनाथ में था। सारनाथ में अशोक के जो स्तंभ बनवाया था, उसके शीर्ष में 4 चतुर्मुख थे। इसकी मूर्ति 4 भारतीय सिंह पीठ पर सटा हुआ खड़े थी। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भगवान भाग वर्तमान समय में सारनाथ संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख सिंह के स्तंभ में भारत सरकार का राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। आइए 30 नंबर को 130 नंबर देखें। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जजाग भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड का। जजाग भुक्ति या जय होटी एक वीर प्रसवनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। इस पर भी चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार राजवंश के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ था। फिर आता आगरा अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित किया था। फिर आता आगरा और अवध एक संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजधानी 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हुई थी। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक और विधायी राजधानी इलाहाबाद न्याय की राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। गौतम बुद्ध में महादेव है राज्यों के शासक परिवारों की थी। अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। कहाँ पर है? देवरिया जिले में है। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, जो देवरही राज्य के कोकली वंश की राजकुमार परिवार से संबंधित है। देवरही राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। कौलिय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा पर स्थित बौद्धकालीन गणराज्य है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकालकर गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो बनारस अखबार था। क्या था? एक मिनट रुकिए। हाँ, बनारस अखबार था। क्या था? बनारस अखबार था। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस अखबार नामक हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जिसको गोविंद नारायण पथे ने संपादित किया। अखबार के संचालक डायरेक्टर राजा शिव प्रसाद सितार हिंदी थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मानदंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में शुरू किया गया, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। फिर आता है भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली पर निशाना बांधा था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है। कहाँ है? तो फर्रुखाबाद में है। भीड़ कुंड, जहां अर्जुन ने पंचाल नरेश
द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी की शादी करने के लिए मछली की आंख में निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश राज्य का फर्रुखाबाद जिले का स्थित है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा में हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1283 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटवाली नामक ग्राम वर्तमान कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला और खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फैजाबाद में है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? तो फैजाबाद में है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अब अयोध्या जिले में स्थित है। इसका निर्माण नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उमत उल उमरा उमत उल जोल्हा उर्फ बहू बेगम की याद में कराया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवाबों का शहर कहते हैं? तो हमारे लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर नाम से जाना जाता है। लखनऊ का वर्तमान स्वरूप का स्थापना नवाब अशफाकउद्दौला ने 1775 में की थी, जो ब्रिटिश काल के अवध की राजधानी थी। लखनऊ अपनी खास नजाकत और तहजीब वाली बहुसंस्कृति, दशहरी आम के बागों और चिकनकारी साड़ी में कपड़ा में किया जाता है के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस धर्म को अनुयायी सबसे कम है? तो वो पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में पारसी धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है। सबसे ज़्यादा आपको हिंदू मिलेगा 79, फिर 19 मुस्लिम है, बौद्ध 0.10 है और अन्य तो ईसाई पारसी सबसे कम है। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो जौनपुर में है। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। अटाला मस्जिद सरकी स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है 1722 ईस्वी में से 1856 तक मुस्लिम शासक शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो नवाब की उपाधि थी। कौन सा? नवाब का लिया था। अवध के शासक नवाब की उपाधि अपनाया था। अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में सदाकत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया था। फिर आता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जिसे बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो वो है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमामबाड़ा अशफाकउद्दौला ने बनवाया था तथा इसमें अशरफी मस्जिद भी है। यहाँ पे गुलाम वंशों का प्रवेश वर्जित है। मस्जिद परिसर में आंगन में 2 ऊंचे ऊंचे मीनारे हैं। निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चीतू पांडे भारत की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल थी। लखनऊ में अवध में 1857 के विद्रोह में 4 जून 1857 को हुआ। उस समय अवध की रियासत थी। प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल थे, जिन्होंने अपने अल्पसंख्य बेटे बिजरिस कादिर के नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया और समानांतर सरकार की स्थापना की। अंत में सितंबर 1858 ईस्वी में कैपलर ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ में पुनः अधिकार कर लिया था। फिर आता है परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम में योग के ज्ञान का परिचय हुआ और उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। परमहंस जी योगानंद गिरी जो मुल्कानंद घोष के जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और श्री योगानंद बसवी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु योगी संत थे। उन्होंने पश्चिम में योग दर्शन के शिक्षाओं का प्रसार के साथ साथ अनुयायियों को योग क्रिया को उपदेश दिया था और पूरे विश्व में एक प्रचार प्रसार किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो नाना साहेब थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहेब ने 1857 में भारतीय विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में संग्राम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सामाजिक कारण बनाए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह में कुछ भारतीय नेता जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह बिहार से, बहादुर शाह दिल्ली से, नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। इकलाम खान
का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस्लाम खान का रोजा या मकबरा आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका मकबरा आपको मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मिलेगा। इस्लाम खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। नवाब इस्लाम खान के बेगम अपने अपने शौहर की याद में मकबरे का निर्माण कराया था। इन्हें इस्लाम खां रोजा के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 1094 हजरी सन 1690 में कराया गया था। इस मकबरे का लंबाई 152 फुट और चौड़ाई 150 फुट है। सारनाथ का पवित्र स्थल जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, वह निम्नलिखित में से किस शहर के नजदीक स्थित है? तो वो आपको मिलेगा कहाँ नजदीक है? तो किस शहर के नजदीक है? बनारस के नजदीक है। सारनाथ वह पवित्र स्थल जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी शहर के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला ने अपने सबसे पहले ऋषिपत्तनम सारनाथ में आया और 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। उनका उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था तथा गौतम बुद्ध ने सार्वधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में अपने उपदेश दिए थे। इसका उपदेश की भाषा पाली थी और इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसन्नजीत और उदयनीन थे। उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम किया गया? तो 1950 में किया गया। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आगरा अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इन्हें संयुक्त प्रांत कहा जाता है, जिसे 24 जनवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को एक नया राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ने, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और कानपुर से नाना साहब या तात्या टोपे ने किया था। अगला आ जाएगा कला और संस्कृति, जो अगला वीडियो हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।